नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किस तरह से हाहाकार मचा, ऑक्सीजन से लेकर दवाओं तक का टूटा था, हर कोई लाचार और बेबस था। तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हैं। हालात तो अभी भी ज्यादा नहीं बदले हैं, लेकिन ऑक्सीजन संकट पर सियासत अब तक चल रही है। अब विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी ऑक्सीजन की कमी से मौत का मामला गरमाया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिपोर्ट का हवाला दिया तो मुख्यमंत्री ने एक भी मौत से साफ इनकार किया। किसान आंदोलन की गूंज भी सुनाई दी, लेकिन स्पीकर ने कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला देकर चर्चा से इनकार कर दिया। अब मानसून सत्र में विपक्ष का एक और सबसे बड़ा मुद्दा था पेपर लीक। उसकी काट भी सरकार ने ढूंढ ली। सरकार सख्त कानून बनाने की तैयारी में है, लिहाजा सदन में सरकार की ओर से हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 को पेश किया गया। अब उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस सत्र में यह बिल पास हो सकता है, लेकिन हंगामे के पूरे आसार हैं। और बड़ी बहस में सबसे पहले आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान आज कौन कौन से मुद्दे हावी रहे हैं। सबसे पहले आज विधानसभा में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है। शोक प्रस्ताव पढ़ा गया सदन के अंदर। आज शुरुआत कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। सदन की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है और फिर ऑक्सीजन संकट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई, जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सवाल उठाया गया। ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट का हवाला दिया गया और इसका जवाब भी मुख्यमंत्री की तरफ से फिर इसके बाद दिया गया। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों के मुद्दे को भी आज पुरजोर तरीके से उठाया गया सदन के अंदर और इसको लेकर के कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए वॉकआउट कर दिया। और फिर किरण चौधरी ने जल संकट के मुद्दे को भी उठाया और इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने भिवानी और तोशाम का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वहां पर जो सोर्सेज हैं जल के वो कम हो रहे हैं या सूख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर इस पूरे प्रकरण में जांच का भरोसा दिया। जो मुद्दा जल संकट से जुड़ा हुआ किरण चौधरी की तरफ से उठाया गया था। तो आज सदन के अंदर ये कुछ महत्वपूर्ण विषय रहे जिसको लेकर के आज जमकर हंगामा हुआ है। जगबीर मलिक ने रोजगार का भी सवाल पूछा, जिसका जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया और ये सवाल पूछा गया था कि रोजगार कितना सृजित हुआ, सरकारी नौकरियां कितनी मिली। इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से रोजगार के आंकड़े भी आज सदन के पटल पर रखे गए हैं। तो जगबीर मलिक ने जो सवाल उठाया, मुख्यमंत्री ने उसका जवाब देते हुए इन आंकड़ों को रखा और आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए ये बताया गया कि आखिर किस तरीके से जो रोजगार है वो राज्य सरकार ने दिया। किरण चौधरी ने सरसों खरीद का डाटा भी सरकार से मांगा। तो सदन में सीएम मनोहर लाल और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में आज नोकझोंक देखने को मिली है। दरअसल मानसून सत्र के पहले दिन सीएम ने बयान दिया था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। इसको लेकर के विपक्ष की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल खड़े किए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिपोर्ट का हवाला दिया तो इसके बाद सीएम ने नेता विपक्ष को रोका और अपना जवाब दिया। इस दौरान सीएम और नेता विपक्ष के बीच में काफी बहस हुई। आइए सबसे पहले आपको इस मामले की पूरी जानकारी ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। तो ऑक्सीजन से कमी की मौत का जब मुद्दा उठा तो उसमें देखें किस तरीके से आज जमकर बहस हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब ये सवाल उठाया तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष जमकर इस पर नोकझोंक करता हुआ नजर आया, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट का हवाला नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने दिया और ये उन्होंने कहा कि अपना स्टेटमेंट जो सरकार ने दिया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, इसको वापस लेना चाहिए। ऑक्सीजन कमी से मौत नहीं, ये स्टेटमेंट सरकार को वापस लेना चाहिए और इसी को लेकर के आज हंगामा हुआ। भूपेंद्र हुड्डा ने ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ही इस बात का जिक्र किया कि पूरी दुनिया में लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मरे तो ऐसा कैसे हुआ कि हरियाणा के अंदर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। मैं अलग से अगर मुझे समय मिलता तो सारी रिपोर्ट्स ला करके आपके सामने रखता, लेकिन इमीडिएटली जो जानकारियां मिली हैं उस जानकारियों में पहली बात तो है कि ये विषय हिसार में उठा, ये विषय गुरुग्राम में उठा, ये विषय रेवाड़ी में उठा। हाँ, सब जगह तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई। हाँ, मैं बता रहा हूँ तीनों स्थान बता दिए ना मैंने। ये गुरुग्राम में उठा, ये रेवाड़ी में उठा, ये हिसार में उठा। तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई है और 2 जगह तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी आ गया कि उस प्रकार की सच्चाई कहीं नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से कोई डेथ हुई है, जिसमें गुरुग्राम की भी रिपोर्ट ये है और रेवाड़ी की भी है। जहाँ तक हिसार की बात है, हिसार में सोनी हॉस्पिटल, हिसार में सोनी
अब हमारे पास तो भाई और डेथ तो हुई है, ऑक्सीजन से कहाँ हुई है? आप थे, मैं तो नहीं था। ऐसे अखबार में लिखना है, रिपोर्ट आई होगी वही तो मैं कहूँगा ना। देखिए 13,000 मौजूद था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है या हरियाणा में- कोविड से हुई है? कोविड से हुई है या हरियाणा ऑक्सीजन की में- कमी से? हरियाणा में कोविड के कारण से लगभग 13,000 मृत्यु हुई है, जिसमें से 9,500 मृत्यु तो हरियाणा के लोगों की हैं, 3,500 लोग ऐसे हैं जो हरियाणा के बाहर के हैं। ये टोटल आंकड़ा जो रिपोर्टेड है। अब हर मौत तो हमें से किसी ने नहीं देखी है, हर अस्पताल में हमें से कोई नहीं था। जिस प्रकार की उस समय परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने हर संभव प्रयत्न किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई हर हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहे। जहां तक सोनी हॉस्पिटल हिसार की बात है, वहां की रिपोर्ट भी जो आई है मेरे पास, नेग्लिजेंस बोर्ड जो डॉक्टर्स का बना है उनकी भी रिपोर्ट है, और जो मजिस्ट्रियल बोर्ड है एसडीएम की भी जो रिपोर्ट है वो भी उसमें मिली है। इसके अंदर एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि लापरवाही, नेग्लिजेंस है, जिस नेग्लिजेंस के कारण से और वो वहाँ जो मृत्यु हुई है, अगर आप कहें तो मैं उसको सारे को पढ़ के बता देता हूँ। संबंधित डॉक्टर द्वारा बताया गया कि स्वयं 24 घंटे अस्पताल में उपस्थित रहता है। वह सर्जन होने के नाते उसे मरीजों के इलाज और ऑपरेशन आदि का पूर्ण ज्ञान है। सर्जन होने के कारण उस द्वारा लगभग आपातकाल मरीजों को ही डील किया जाता है। आपातकाल में ऑन कॉल डॉक्टर की सुविधा है। तो विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार ने परीक्षा में नकल रोकने वाला विधेयक पेश किया और इस बिल का नाम हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 है, जिसको आज पेश किया गया है। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनुमति प्रदान की गई। तो आज विधानसभा के अंदर क्या कुछ हुआ, किस तरह से आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई, तकरार हुई, ये सब हमने आपको दिखाया। लेकिन आज बड़ी बहस में आगे बढ़े उससे पहले आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं। सवाल इसी बात का है कि ऑक्सीजन संकट पर आखिर ये सियासत क्यों हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर ही सबसे ज्यादा हंगामा आज सदन के अंदर बरपा है। सवाल इस बात का भी है कि नए कानून से परीक्षाओं में क्या पारदर्शिता आ जाएगी, ये भी सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न भी आज उठा सदन के अंदर। सवाल इस बात का भी है कि सदन के अंदर जो हंगामा हुआ, खासतौर से किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह से वॉकआउट किया गया, क्या इससे समाधान इसका निकल आएगा, ये भी सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूँ। डॉक्टर राकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर राकेश जी बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। महिमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। महिमा सिंह जी आपका भी स्वागत। संदीप गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। संदीप गोयल जी आपका स्वागत। और राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जादौन जी आपका भी स्वागत है। राकेश जी आपसे ही मैं आज इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे जो कि विपक्ष की तरफ से उठाए गए, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो, चाहे फिर हम लोग देखें ऑक्सीजन की मौत का मामला रहा हो, इन सारे विषयों को लेकर के विपक्ष ने खूब हंगामा किया। लेकिन आज ऑक्सीजन को लेकर के या ऑक्सीजन से हुई मौत को लेकर के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जिस तरह की बातों को कहा गया या जिस मुद्दे को उठाया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगा। जी आयुष जी, देखिए कि जो भी कोई बीमारी है, जैसे कोरोना एक महामारी के रूप में उभर करके आई और वो बीमारी किसी न किसी शरीर के अंग को प्रभावित करती है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बीमारी किसी न किसी शरीर के अंग को प्रभावित करती है और उसके दौरान जो भी अंग उसकी चपेट में आता है तो वो बीमारी का जो विषाणु जो है, जिसको वायरस हम कहते हैं, वो वायरस जो इसमें कोरोना के अंदर जो वो फेफड़ों को प्रभावित करता है और फेफड़ों को जब छलनी कर देता है तो जो भी व्यक्ति है, जो भी कोरोना से पीड़ित है, उसके फेफड़ों में फाइब्रोसिस, वो आपस में सिकुड़न उसकी हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे मरीजों का सीटी स्कैन कराया गया, उसकी जो ना ग्रेडिंग वो की गई कि उसके 23% 25 में से 23 स्कोर है, तो किसी का 20 स्कोर है, किसी का 15 स्कोर है।
तो जिसके फेफड़े पूर्ण रूप से डैमेज हो गए, तो मैं डॉक्टरी आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि जो जो डॉक्टर्स हैं वो उसके फेफड़े की डैमेज उस बीमारी के कारण हुई है, उसमें ऑक्सीजन तो उपलब्ध है। हरियाणा की सरकार ने पूर्ण रूप से जो ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दिलवाई गई और उसकी उपलब्धता जितनी हो सकती थी, जितनी रिक्वायरमेंट थी हमारी, उससे अधिक करवाई गई। लेकिन क्योंकि जो भी कोरोना से ग्रसित हमारे साथी थे उनके फेफड़े डैमेज हो गए, उसके कारण वो सांस लेने में यानी ऑक्सीजन ले पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। उनके फेफड़े उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, ऑक्सीजन वातावरण में होने के कारण भी और सिलेंडर से भी जो 100% ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में हम देते हैं वो उपलब्ध होने के कारण भी वो फेफड़े सांस लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण जो है ये लंग्स डैमेज। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राकेश जी, ये तो आपने टेक्निकल बातें उसकी बता दी, लेकिन ये कैसे कोई मानेगा कि ऑक्सीजन की कमी हुई नहीं, कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई? क्योंकि प्रदेश के अंदर कैसे हालात है, देश में क्या हो रहा था, वो तो सबने देखा है, हमने, आपने, सबने महसूस किया है। ये कैसे डाटा किसी के गले के नीचे उतरेगा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई? आप उसके कारण भले कुछ भी गिनाइए। आयुष जी, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताता हूँ कि जैसे किसी को हृदय रोग है, दिल की कोई बीमारी है, उसको भी सांस चढ़ जाते हैं थोड़ा बहुत चलने से, लेकिन जब उसको हम ऑक्सीजन लगाते हैं तो क्योंकि उसके फेफड़े ठीक ठाक होते हैं, उसके लंग्स ठीक होते हैं, वो ठीक होने के कारण वो ऑक्सीजन को ले पाते हैं, एयर को ले पाते हैं और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन क्योंकि कोरोना के दौरान जब फेफड़े ही डैमेज हो जाएंगे तो ऑक्सीजन आप कितनी भी उपलब्ध कराइए, ओवर क्वांटिटी भी अगर दे देंगे तो भी वो पेशेंट जो है उसको ले नहीं पाएगा। ये टेक्निकल बात नहीं, लेकिन सामान्य व्यक्ति, अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को डॉक्टर तो है नहीं, और डॉक्टरों की राय लीजिए, जो सारे डॉक्टर प्रदेश के अंदर सारे मिलकर के ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई, तो उस बात को हमें डॉक्टरों के ऊपर मानना चाहिए। और क्योंकि किसी भी चीज को देख लीजिए, कोई भी कोरोना के पेशेंट का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अगर आप करवा के देखें तो भी आपको यही बात मिलेगी। सीटी स्कोर जो हमने किया, जो टैब से कराई, सीटी स्कोर हमने देखा, वो यही तो बता रहा था कि हमारे फेफड़े, किसी के 25 स्कोर में से 20 का स्कोर था, किसी का 24 का। तो डॉक्टर राकेश जी, वो कौन लोग थे फिर जो ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहे थे, या उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, या 15,000 का सिलेंडर 25,000 या लाख रुपए तक भी लोग खरीद रहे थे, या आप घर घर पहुंचा रहे थे लोगों को सिलेंडर की? नहीं, सिलेंडर की हम कमी नहीं होने देंगे। फिर ये ऑक्सीजन की क्यों मारामारी हो रही थी? अगर ऑक्सीजन से कोई मर ही नहीं रहा था, किसी का फेफड़ा खराब हो रहा था, किसी को और दिक्कत हो रही थी, फिर ऑक्सीजन से जब कोई मर नहीं रहा था या ऑक्सीजन की कमी, फिर किल्लत से क्यों जूझ रहे थे हम लोग? जी, सामान्य रूप से आप देखिए, जब किसी को सांस नहीं आता तो प्रत्येक देखने वाले को ऐसा लगता है कि इसको किसी तरह से सांस हम दिलवा पाए, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति उसको ये नहीं समझ पाता कि भाई ये असल में इसको बीमारी क्या है, ये वो समझ नहीं पाता उस बात को। उसको ऐसा लगता, वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वो सबके लिए है, सभी के परिजन, हमारे परिवार के अंदर भी कोरोना के पेशेंट हुए हैं, उनको भी सांस चढ़े हैं, उनको भी सांस लेने में दिक्कत हुई है, लेकिन समय से वो परिवार से जो संभले उनको हम बचा पाए, और बहुत सारे साथियों को जो हमारे डॉक्टर्स वो नहीं बचा पाए। ये जो विषय है ये टेक्निकल बात है। चलिए ठीक है, आपने तमाम तकनीकी पहलू समझा दिए, लेकिन फिर भी मेरा सवाल मूलतः अभी वही रहेगा कि ये कैसे कोई मानेगा, भले ही आप उसके पीछे कोई भी तर्क देते रहें। महिमा जी, क्योंकि अब बात हरियाणा की हो रही है, तो हरियाणा के कंटेक्स्ट में आप विपक्ष के अंदर हैं, तो आपने ये सवाल विधानसभा के अंदर उठाया, लेकिन जहां आपकी सत्ता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, बड़ा मजेदार है, वो यही सवाल आपसे पूछते हैं, जो तर्क आज यहाँ पर ये दे रहे हैं वो तर्क आप लोग वहां पर भी देते हैं। ये कैसे कोई माने कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई? ये तो सब जगह उसी तरीके के डाटा जाना चाहिए। राज्य जो डाटा दे रहा है वही केंद्र भी कह रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी यही डाटा आया है महिमा जी, कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। आप हरियाणा में सवाल उठा रहे हैं, महिमा जी जवाब दें। हमने आयुष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और हमने विधानसभा के अंदर भी, क्योंकि हरियाणा में बात कर रहे हैं, आज के मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो आज के मुद्दे से ही जो है वो विचार उठा करके बात कर लेते हैं कि हमने तो विधानसभा के अंदर ये कहा कि आप इसको जांच करवाने के लिए कमेटी का गठन कर लीजिए और फिर उसके बाद तय कर लिया जाए, ताकि जनता के पास में आंकड़े हों। हमारी पार्टी का सवाल लगातार ये था सदन के अंदर कि किस बेसिस पर, किस बिनाह पर ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री, इत्तेफाक की बात है कि खुद भी लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण किसी तरह की स्वास्थ्य की परेशानी से जूझ रहे थे और नहीं आ सके सदन में। तो हमारे सभी नेताओं ने वहां पर यही सवाल उठाया कि आप ये बता दीजिए, जिसके बाद
सीएम साहब को ये कहना भी पड़ा, वो मान भी गए कि भाई ठीक है, इस पर कमेटी का गठन किया जाएगा। और आप ये देखिए कि हुड्डा साहब ने बार बार जब आंकड़ों के साथ बात की कि 8 मौतें ऑक्सीजन की कमी से तो कम से कम गुरुग्राम में ही हुई हैं, बाकी तो जगह पर जो आंकड़े हैं उनको और विस्तार से देखा जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने ये गिनवाना शुरू किया या मानवाधिकार की रिपोर्ट के ऊपर जब चर्चा होनी शुरू हुई, तो उसके बाद अपने शुक्रवार को दिए गए बयान से मुख्यमंत्री साहब खुद पीछे हटे और उन्होंने कहा कि मैं मंगलवार को इस पर फिर से बयान दूंगा। तो एक तो ये देखने की बात है कि यहाँ अनिश्चितता जो है सरकार की ओर से, पल में तोला पल में माशा का जो हमें मंजर देखने को मिलता है, जो भी पंचायती राज चुनाव के मामले में कोर्ट में भी देखने को मिला था, कभी अंडरटेकिंग देते हैं, कभी वापस लेने की बात करते हैं। तो ये अनिश्चितता किसी भी परिपक्व सरकार का सूचक नहीं है। मुझे 1 महीने पहले दिया गया सुनीता दुग्गल जी का, जो सिरसा से सांसद हैं, उनका बयान भी याद आ रहा है। उन्होंने तब ये कहा था कि देखिए, ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं, उनके झूठ सच के आंकड़े तो राज्य सरकारों पर निर्भर हैं। फिर मुझे मनीष सिसोदिया जी ने ये कहा था दिल्ली के अंदर कि केंद्र सरकार क्योंकि हम पर निर्भर है आंकड़ों के लिए, तो वो हम पर दबाव बना रही है कि हम झूठे आंकड़े पहुंचाएं। ये रिकॉर्ड पर बयान है मनीष सिसोदिया जी का। तो इस तरह की जो तमाम बातें कभी भाजपा के सांसदों द्वारा ही, कभी किसी और के द्वारा जो बाहर आ रही हैं, वो गौर तलब होनी चाहिए आयुष जी। और ये देखा जाना चाहिए कि क्योंकि जीएसटी जैसे मामलों पे जहां केंद्र जो है वो राज्य सरकारों को किसी तरह की असुविधा पहुंचा रहा है, राज्य सरकारों से बार बार ऐसी उनके लिए परिस्थितियां पैदा कर रहा है कि वो उनको अप्रोच करें या उनके आगे पीछे घूमे, तो क्योंकि वो कुछ काम उनसे अपने मतलब से जो करवाना चाहते हैं, अपने तरीके से जो करवाना चाहते हैं, जैसे कि इस प्रकार के काम, जैसे मनीष सिसोदिया या और भी तमाम मुख्यमंत्री और कांग्रेस द्वारा शासित मुख्यमंत्री भी उसी के अंदर आ जाते हैं। तो आपका जो सवाल है, अगर उसके जवाब में किसी तरह से ये बात कही जाए कि शायद राज्य सरकार भी अपनी ही केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, अधीन है, और शायद उनके ऊपर महिमा जी, मुझे नहीं पता राज्य सरकार इतनी बेबस तो नहीं हो सकती है कि मौत के आंकड़े को केवल केंद्र के कहने से छुपा दे। नहीं होनी चाहिए। जो पैरामीटर्स हरियाणा में लागू होते हैं वही छत्तीसगढ़ में भी होंगे और फिर वही अन्य प्रदेश में भी होंगे, चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हो। सवाल इस बात का है महिमा जी, सवाल इसी बात का है ना, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे तो 2 उंगली फिर आप लोगों के ऊपर भी उठती है। भाई राज्य सरकार क्यों सार्वजनिक नहीं कर सकती? छत्तीसगढ़ के अंदर बताएं, और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो इसको भी रखें। तब आप ये कह सकते हैं ना कि हमने बताया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौत हुई, लेकिन आप वही तर्क गढ़ रहे हैं वहां पर उन प्रदेशों के अंदर जो यहाँ पर डॉक्टर राकेश जी हमसे बता रहे हैं या बता रहे हैं कि उसके कारण ये हो सकते हैं। नहीं, अगर ऐसा होता आयुष जी, अगर ऐसा होता तो हमारी आवाज सभा के अंदर इतनी बुलंद नहीं मिलती। हम जिस प्रकार से सवाल उठा रहे हैं, महिमा जी, आप इतनी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप बहुत सारे स्टेटमेंट पढ़े हुए, इंटरनेट पर आप उठा करके देखिएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर अभी वहां के सेशन में जब ये मुद्दा उठा तो किस तरीके के जवाब वहां पर दिए गए हैं, सेशन के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, आप उसको सुनिएगा। संदीप गोयल जी, क्या विपक्ष ने मुद्दे को सही तरीके से उठाया? चूंकि अभय चौटाला जी तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन जिन मुद्दों को एड्रेस करने का जिक्र हो रहा है, क्या उसको सही तरीके से उठाया गया? देखिए, बेशक से किसानों के हित में 3 कृषि काले कानूनों के विरोध में किसानों की मांग पर इस्तीफा दिया, लेकिन आज उसने हरियाणा निवास के अंदर प्रेस वार्ता के अंदर भी यही मुद्दा उठाया और इस बात को रखा किस प्रकार से आंखों को छुपाया जाता है। हाँ, आंखों की जादूगरी करने वाले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार चेहरा चित्र आज पूरे हरियाणा की जनता ने देख लिया किस प्रकार झूठ के शहंशाह ने एक ऐसी बात कही कि अब या तो वो झूठे है या फिर मजिस्ट्रेट जांच झूठी है। ये 2 बातों में से एक चीज झूठी है, या मुख्यमंत्री जी झूठे है या फिर मजिस्ट्रेट जो एसडीएम उसकी जांच झूठी है। आप हिसार का मामला लीजिए आयुष जी, वहाँ 5 लोगों की मौत हुई, 5 पेशेंट की, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की कमी के कारण। और वहाँ 6 मेंबर की डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड की कमेटी दिखाई गई, 6 बोर्ड की कमेटी ने साफ माना कि भाई ऑक्सीजन की कमी से इन मरीजों की मौत हुई है। और उसके बाद फिर दूसरी रिपोर्ट है कि जो मजिस्ट्रेट जांच करवाई गई, इंक्वायरी करवाई गई, उसमें भी यही बात आई
ड्यू टू नेग्लिजेंस इन रिफिलिंग ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर। जब आपकी ऑक्सीजन ही नहीं है तो नेग्लिजेंसी कहाँ से होगी? आप उसको रिफिल कैसे करवा पाओगे? आप इस प्रकार से देखिए किस प्रकार आज मुख्यमंत्री जी ने भी एक बड़ी अचरज बड़ी बयान कही कि हमने अभी मजिस्ट्रेट जांच को देखना है। भाई आप मजिस्ट्रेट जांच तो लगभग 2 जून के आसपास हुई थी, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी, उसको आप झुठला रहे हो, एक आधिकारिक जांच को झुठला रहे हो। और मैं तो ताज्जुब मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो पेशे से डॉक्टर हैं बताते हैं कि भाई वो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन से नहीं हुई, क्योंकि उनका लंग्स खराब हो गया था और वो ऑक्सीजन के कारण नहीं, वो तो लंग्स पहले खराब थे, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं ले पा रहे थे। तो मैं तो एक वकील होने के नाते ये बात कहूंगा कि एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद उनके सिर में चोट आ गई, रीजन फिर भारतीय जनता पार्टी की ये कहेंगे नहीं जी इनका तो है ना तो सिर में चोट लगने से नहीं हुई, ये तो नेग्लिजेंस ड्राइविंग चल रहा था उससे मौत हुई। मौत के असली कारण की तय में नहीं जाना चाहते, क्योंकि पोस्टमार्टम किसी भी पेशेंट का नहीं हुआ। पोस्टमार्टम किसी पेशेंट का होता तो इस प्रकार की बात आज भारतीय जनता पार्टी फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं कहती। कि जहां आप मैं को डाटा बताता हूँ, विराट हॉस्पिटल रिवाड़ी का वहाँ 4 मौतें हुई, कथूरिया हॉस्पिटल गुरुग्राम का वहाँ 4 मौतें हुई, सोनीपत हॉस्पिटल में 5 मौतें हुई सार के अंदर, कीर्ति हॉस्पिटल गुड़गांव का वहाँ 7 मौतें हुई, और सेंटर फॉर डायबिटीज एंड अलाइड सर्विस साइंसेज का गुरुग्राम में वहाँ 2 मौतें हुई। टोटल 22 मौतें शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन से हुई। आज इनसे ये पूछे कि क्या साइंटिफिक तरीका है, क्या मानेंगे कि किस वजह से ऑक्सीजन की कमी, इंसान अगर फेफड़े सपोर्ट नहीं कर रहा वो कारण नहीं होता, आप उसके फेफड़े को सपोर्ट कर रहे हो या करवा रहे हो ऑक्सीजन के थ्रू, बात उठती है ना कि फेफड़ों की। आप ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फेफड़े क्या सपोर्ट करेंगे? आप ऑक्सीजन तो कुछ लोगों की जान बनने का प्रयास न करें, आप डॉक्टर बनने का प्रयास न करें। आप बुद्धिजीवी हैं, आप इस बात की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी न करें। और जहाँ तक किसान की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पंजाब के अंदर किसानों के साथ जाती हुई है उनका हक मारा जा रहा है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकारों के होते हुए उनका हक मारा जा रहा है। हजारों लोग मारे गए, आप तो उसको भी नहीं मान रहे थे कि लाशें, आप तो गंगा किनारे पे जो लाशें दफन थी उनको भी नहीं मान रहे थे। चलिए ठीक है, अब आपने अपनी बात रख ली, अब मैं राजेंद्र जी का रुख करता हूँ। राजेंद्र जादौन जी, एक तो आज विधानसभा की जो कार्रवाई हुई, एक टिप्पणी मैं आपकी उस पर चाहूंगा, और दूसरा ये कि ऑक्सीजन को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसमें सरकारों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार तो ये कह दे रही है कि भाई इसका कॉज ये नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं मिली इसलिए मर गए, मौत हुई उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से नहीं। इस पर हो रही राजनीति को आप कैसे देखते हैं राजेंद्र जी? मामला जैसे सरकार जो है बताती है कि भूख से आज तक कोई मौत नहीं, तो जब भूख से मौत नहीं हुई, होती नहीं भूख से मौत, तो ये जो है वर्ल्ड लेवल पर हंगर प्रोजेक्ट क्यों चल, वो हंगर प्रोजेक्ट चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन सरकार कभी कोई नहीं मानती कि भूख से कोई मौत होती है। सरकार तो ये मानती है कि फला बीमारी से हो गई, ये हो गई, ये कुपोषण से हो गई, वो कुपोषण की तरफ ठेल देती है उसको। लेकिन आखिर सवाल ये भी तो है ना कि कुपोषण क्यों हुआ। तो ऐसे ही जो है ऑक्सीजन की कमी का जो मामला है, आखिर में अगर ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई तो देश में इतनी हड़बड़ी क्यों थी कि दिल्ली की सरकार बहुत चीख पुकार में थी। तो सबसे पहले तो दिल्ली की सरकार ने झूठ बोलना शुरू किया इसमें कि एक तरफ तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमें ऑक्सीजन दो, हमें ऑक्सीजन दिलाओ, और हमें कम दी जा रही है, और तमाम चीख पुकार उन्होंने चिल्लाए पैदा कर दी, और इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। और सवाल ये है कि जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट सीरियस हो जाते हैं तो फिर उनको कृत्रिम सांस या ब्रेथ क्यों दी जाती है? ये तो भाई टेक्निकल पॉइंट है ना, इसका जवाब तो वही दें डॉक्टर, कृत्रिम सांस क्यों दी जाती? अगर उनके फेफड़े डिसेबल हो गए तो कृत्रिम सांस का फिर मतलब ही क्या रहेगा? और तो मुझे लगता है कि फिर जिसके फेफड़े डिसेबल हो चुके थे तो उसको तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर इतनी हड़बड़ी और इतनी हाय तौबा, इतना शोर मचाने की, इतना संकट दिखाए जाने की जरूरत ही क्या थी? ऑक्सीजन का कोई मतलब तो था। दिल्ली के अस्पतालों के नामजद रिपोर्ट आई थी अखबारों में, मीडिया में, कि वहां इतनी डेथ हो गई, इतनी हो गई। इधर हरियाणा में भी फरीदाबाद और गुड़गांव के अस्पतालों की रिपोर्ट आई थी, कुछ पंजाब से भी आई थी, तो उसका कोई मतलब तो है।
सवाल ये है कि सेकंड वेव में ये हुआ कि जो SARS-CoV-19 था उसने फेफड़ों पर जबरदस्त अटैक किया और उस समय पेशेंट की रिकवरी के लिए उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की जबरदस्त जरूरत थी और जहां ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिला तो वो ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाया, उसकी डेथ हो गई। तो सवाल ये है कि बीमारी तो मूलतः कोविड थी, लेकिन जब वो फेफड़े पर अटैक हुआ तो एक सपोर्ट की जरूरत थी। अगर सपोर्ट नहीं मिला और उसकी डेथ हुई तो उसको क्या कहा जाए? ये तो वही वाला हिसाब हो गया कि एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट नहीं हुआ जी, वो खून ज्यादा बहने से उसकी डेथ हो गई। तो ये इस तरह से टेक्निकल डिवीजन जो किया जा रहा है ये थोड़ा जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है और इस मामले में विपक्ष का रुख ठीक रहा कि उन्होंने सरकार को इस तरह से उस मुद्दे को उठाया कि सरकार की दलीलें तमाम के 3 स्तर पर जांच हो चुकी है, एक मजिस्ट्रेट जांच हो चुकी है, एक कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जांच हो चुकी है और फिर एक ह्यूमन राइट कमीशन की जांच हो चुकी है। तो वही इसके बाद जो है उनको कमेटी का गठन स्वीकार करना पड़ा। अब देखना यह है कि सरकार कमेटी का गठन किस तरह से करती है, किस तरह से जांच होती है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि समय इतना बीत चुका है, पता नहीं उसमें जो है उनको सबूत इकट्ठे करने में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो डेथ है, जो मरीज है, उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो लिखने वाले हैं, कोविड डेथ की ऑडिट भी करवाई गई थी, उस ऑडिट में ये सब चीजें आई या नहीं आई देखने की बात होगी। तो सरकार को जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी है कि सरकार के स्तर पर कहीं कोई ढिलाई हुई है तो सरकार उस जिम्मेदारी को स्वीकार करे और इसकी कम से कम ये हो कि कुछ सजा और कुछ ना हो और कोई पॉलिटिकल जेल भी ना हो, तो कम से कम सरकार ये पुनरावृत्ति का मौका तो ना हो कि सरकार इस तरह से अलर्ट रहे कि सरकार साइंटिफिक एडवाइस ले और किस तरह से ऐसी महामारी जैसी बीमारियों को डील करना है, तो उसके लिए पूरी तैयारी के साथ रहे। तो उसके लिए मुद्दा उठाया जाना जरूरी था और अगर कमेटी का गठन किया जा रहा है तो कमेटी का प्रॉपर विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि कमेटी में किन किन को शामिल किया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट भी उसमें इंडिपेंडेंट जा रहे हैं क्या कमेटी में, जो इसको ठीक तरीके से जांच कर सके। डॉक्टर राकेश जी, भूपेंद्र हुड्डा जिस बात पर अड़े रहे कि भाई स्टेटमेंट तो ये कम से कम वापस लेना चाहिए ना राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। देखिए आयुष जी, ये बात बिल्कुल सच है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई चीज नहीं। अब वातावरण के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के किसी हिस्से को डैमेज हो जाने के कारण उसको नहीं ले पा रहा है। अब राजेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, हमने भी पूरे 25 साल स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं और अपने डॉक्टरी पेशे से हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोई वकील ये चीजें बताने लगे कि डॉक्टरी को किस प्रकार से आप करें, वो चीज नहीं चल सकती। इसमें आप डॉक्टरों की राय ले लीजिए ना, आप हमारी बात नहीं मानना चाहते डॉक्टरों की राय लीजिए, सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बता दीजिए, तो भी आप घूम फिर के इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। सुनिए, बीच में ना बोलें संदीप जी, वकील साहब बीच में ना बोलें, मेरी बात को सुने ये। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा ही संगठन के मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर 50,000 से ज्यादा वॉलेंटियर बनाने का काम कर रही है जो सेवा के अंदर लगेंगे। और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी इस प्रकार की जो डेट आप जो बढ़ाना चाहते हैं, जो ये चीजें आप बढ़ाना चाहते हैं वो नहीं बन सकती। आपको एक्सपर्ट का इसमें ओपिनियन की बात को मानना ही पड़ेगा। पूरे देश के अंदर 2 वैक्सीन हमारे बनी, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए और आज सभी लोग खुश होकर के वैक्सीन लगवा रहे हैं कि हमारा इससे प्रोटेक्शन हो रहा है। पहले वैक्सीन के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे और आप किसानों के हित की बात करते हैं, कभी वैक्सीन की बात करते हैं, कभी आप ऑक्सीजन की बात करने लग जाते हैं। एक मुद्दे पर रहे तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि ये राकेश जी देखिए, विपक्ष का काम है सभी मुद्दों को उठाना, प्रदेश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उन मुद्दों को उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है और ये बहुत अच्छा है कि विपक्ष सारे मुद्दों को एक साथ एड्रेस कर रहा है। वो किस पर रहते हैं किस पर नहीं है विपक्ष पे छोड़िए, लेकिन राकेश जी एक मुद्दा और जो कि अब आपने कहा कि और मुद्दे को भी इन्होंने उठाया, एक पर नहीं रह रहे हैं। पेपर लीक को लेकर के भी बहुत हंगामा हुआ है, इसको लेकर के भी मैं थोड़ा स्थिति चाहूंगा कि स्पष्ट करें क्योंकि विपक्ष इसको लेकर भी घेर रहा है। जी, पेपर लीक जो भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के समय में एक पेपर के लीक होने की बात हुई, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये पुराने जो साथी हैं इतनी सख्ती मेट्रोलॉजी की सरकार ने की कि इनको नकल के भी दूसरे प्रदेशों में जा जाकर के वो सिस्टम बनवाने पड़े हैं। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 28 लोगों को तो पकड़ चुके और मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया है और कानून पेश किया है। आज पास किया है कानून इस बारे में कि नकल विरोधी कानून हम पास कर रहे हैं
और जिससे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और साथ में ये भी कहा गया है इसमें छोटे से लेकर बड़े तक जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 7-7 साल की सजा का प्रावधान करने की बात हो रही है। क्या वजह रही कि एक के बाद एक इतने सारे पेपर लीक हुए और न जाने कितने आंकड़े तो कांग्रेस पार्टी भी रख रही, कितने पेपर आप लोगों के समय में लीक हो चुके हैं? आप गिनवा दीजिए कोई भी आंकड़े अगर इस प्रकार के हैं। लेकिन जो कांग्रेस के समय में जो घोटालों की सरकार थी उसके दौरान कैनाल पटवारी का पेपर लीक था, कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर लीक था, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर लीक था, सिविल इंजीनियर का पेपर लीक था, सहायक लाइनमैन के 1586 जो वो पेपर लीक वो हुई थी। और पीटीआई के तो 3-3 बारी नियम भी बदले गए थे जो पीटीआई भर्ती का काम हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विषय है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने अच्छे तरीके से एड्रेस किया है और उस पर कानून लाने का इतनी छोटे समय के अंदर छोटी सी अवधि के अंदर कानून लेकर महिमा जी बताइए कितने पेपर लीक करवाए या कितने पेपर लीक हुए, कार्रवाई उसमें क्या हुई, क्योंकि कह रहे हैं कि आप गिनवा दीजिए। 28 आयुष जी, 28 ये 28वीं बार था। खैर उससे पहले मैं आपने छत्तीसगढ़ का सवाल किया, आधा मिनट लूंगी, आधा अपने नहीं ठीक है डॉक्टर राकेश जी, महिमा जी की बात को सुनिए, महिमा जी की बात को सुनिए। भाजपा का हर एक प्रतिनिधि अनुशासनहीन, क्या बिल्कुल अनुशासन सिखाया नहीं जाता भाजपा के प्रतिनिधियों को? हम खामोश रहते हैं उनके अवसर में, उन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि अपने अवसर का इंतजार करें, उसका भरपूर लाभ उठाएं। आधा मिनट लेकर ये बताऊंगी आयुष जी कि छत्तीसगढ़ में उस समय कहने जा रही थी, नहीं बात हो पाई कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमारी जवाबदेही है, हम जवाबदेही करेंगे, सारी मौतों का ऑडिट करेंगे और इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई कि इस तरह की घटनाओं का रिकॉर्ड प्राप्त कराने के लिए एक समान ऑडिट का जो ऑर्डर है वो पूरे देश भर में दिया जाना चाहिए। खैर 28 बार जो ये पेपर लीक हुआ, जिससे एक दिन और हमने गहरे तौर पर चर्चा की थी। भारत के अंदर दंड संहिता पहले से मौजूद है आयुष जी। ये जो नया अब ये है कि हमने ये नया बिल पास कर दिया, बहुत अच्छी बात है, कर दिया। लेजिस्लेशन करना तो काम ही है विधानसभा का, सभी हाउसेज का। लेजिस्लेशन कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, कानून लेकर आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने उस दिन भी चर्चा में एक सवाल उठाया था, आज फिर उठा देते हैं, उसका जवाब शायद आज वाले प्रतिनिधि के पास हो कि 2005 के जो उत्तर प्रदेश के पेपर थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उसके हूबहू सवाल कॉपी थे यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है उसके अंदर। वो प्रश्न पत्र तो सरकार ने सेट करवाया होगा ना, तो वो कैसे कॉपी हो गए? वो 2005 का डुप्लीकेट आपने यहाँ पर कांस्टेबल की परीक्षाओं में दे दिया, जिसके अंदर सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए कि नहीं पहनाना चाहिए, इस तरह के सवाल थे। और कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से जुड़ा हुआ एक भी सवाल नहीं था, उसको लेकर के भी एक कानून ले आएंगे क्या ये लोग? हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जब ये आज कानून लाने की बात कर रहे हैं, जब आप हर वर्ष 25 करोड़ खर्च करते हैं गोपनीयता, तो गोपनीयता क्यों नहीं करते? छोटा सा सवाल है, इसका जवाब यहाँ पर दे दें। 25 करोड़ थोड़े नहीं होते, ये बजट में एलोकेटेड है, हर साल गोपनीयता के लिए एलोकेट किया जाता है। वो कहाँ जाता है, उससे क्या किया गया? और जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ इस बार, उसके अंदर तो कोई रास्ता ही नहीं है कि यदि अंदर से कोई कर्मचारी शामिल ना हो तो इस तरह से हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। खैर, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है भाजपा के लिए झूठ के ऊपर अपने हर कदम को टिकाना। मैंने सुनीता दुग्गल का जिक्र तो पहले ही कर दिया था। डॉक्टर हर्षवर्धन जो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका इस्तीफा अपने आप में इस बात की गवाही है कि भाजपा ने किस तरह से कोविड को मैनेज किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने फिर भी आज सदन में यही कहा कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि पैंडेमिक आया, महामारी आई, वो किसी की भी गलती थी, वो तो सभी जगह आया, लेकिन आप जहां पर चूक गए उसको तो मान लीजिए। हम चाहे राजस्थान की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की करें आयुष जी, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हटे। लेकिन यहाँ हम क्या मंजर देख रहे हैं कि जवाबदेही से पीछे हट रहे हैं। यहाँ तो शून्यकाल के अंदर स्पीकर महोदय को ये बात हुड्डा साहब को याद दिलानी पड़ रही है कि आप शून्यकाल के अंदर क्रम नहीं बना सकते बोलने का। आउट ऑफ टर्न ही बोला, शून्यकाल का एक अलग तरह से प्रयोग किया जाता है, उसको लेकर के भी हुड्डा साहब को याद दिलाना पड़ा। बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई जो है बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है आयुष जी। ठीक है, कुल मिला के अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा। संदीप जी देखिए आयुष जी,
पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आते तो वो डॉक्टर के प्रोफेशन से हैं। मुझे लगता है कि वो शायद जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे। इस प्रकार की जो बातें उन्होंने कही कि कोई मरा नहीं, ऑक्सीजन की कमी से कुछ कहीं पर भी प्रदेश के अंदर कोई डेथ नहीं हुई। शायद ये भूल गए कि हाई कोर्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग चली थी आयुष जी, जिसके अंदर मैं बताना चाहूंगा हाई कोर्ट की बड़ी स्पष्ट टिप्पणी आई थी कि needless to observe that this court expects that necessary steps are taken at the earliest to ensure there is no further loss of life due to paucity of oxygen in the state। क्या ये हाईकोर्ट को भी झुठलाएंगे? हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौतें ना हो, इस प्रकार के कदम उठाए जाए। और जो कोर्ट मिस्टर थे, कोर्ट मिस्टर ने हाईकोर्ट के अंदर बताया कि 20 मीट्रिक टन जो हमारा कोटा था पानीपत प्लांट का वो घटा दिया सरकार ने, और सरकार ने 135 से बड़ी डिमांड भेजी थी प्लांट लगाने की, 43 की मंजूरी मिली, 4 आज साल पर काम कर रहे हैं। उस समय तो सब कुछ गायब था जब लोग धड़ाधड़ ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। और आज डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि इनकी आत्मा आज रो रही होगी इस प्रकार का बयान देके वो अपने पैसे के साथ न्याय नहीं कर रहे होंगे कि किस तरह लोगों को ऑक्सीजन की कमी के मारे मरना पड़ा। और जिसके घर में पेशेंट था वो सिफारिशें कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था, हजारों रुपए फूंक रहा था एक सिलेंडर लेने के लिए। कई लोग तो इस प्रकार के सिलेंडर लिया है कि उनको बाद में फंगस होगी, किसी को जबड़े की फंगस हो गया, किसी को आंखों का फंगस हो गया, और उसके बाद भी और मौतें हुई। लेकिन कारण ये नहीं बताएंगे कि हम ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई प्रदेश के अंदर मौत हुई। बात आई घोटालों की, पेपर लीक की, तो मैं मोदी को बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, मई 2015 ऑल इंडिया पीएमटी पेपर लीक, मार्च 2015 हरियाणा बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर लीक, नवंबर 2015 एस्टेट का पेपर लीक, अक्टूबर 2015 केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक, दिसंबर 2016 क्लर्क भर्ती पेपर लीक, एक्साइज इंस्पेक्टर दिसंबर 2016 पेपर लीक, सितंबर 2017 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर पेपर भर्ती लीक, फरवरी 2017 कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, 2019 में न्याय का पेपर लीक, जनवरी। संदीप जी ठीक है, अब इस तरीके से आप 28 पूरा ये गिनाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा और मेरे पास समय नहीं। कुल मिला के आपने अपनी बातों को रख दिया। और आज जो मुद्दा सदन के अंदर उठा है, देखना यह है कि इसको लेकर के आगे सरकार का इस पर रुख क्या होता है और इस टाइम क्या रहता है। चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास अब समय नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि आज सदन का दूसरा दिन बहुत हंगामेदार रहा है और अब देखना यह है कि जो सवाल उठे हैं उसका जवाब और किस तरीके से सरकार के द्वारा दिया जाता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।